विश्व के 70% लोग हिंदी बोलना जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी बोलकर भी वो अपने आप को समझते हैं कि हम में कोई कमी है। लेकिन हम हिंदी बोलने वाले लोग विश्व की जहाँ सारी जगह पूरे विश्व में हिंदी का महत्व है। हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हिंदी बोलकर हम अपने काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में हम भारतवासी अपने आप को लगता है हमें कि हिंदी की हमारा सब कुछ कम हो रहा है, कम कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग प्रोत्साहित करना है हमें कि हिंदी पढ़कर भी हम अच्छे से अच्छे कार्य को आसानी से कर पाएंगे और हिंदी हमें ऊंचे स्थान तक ले जाएगा। इसके लिए हमें अपने आप को कभी भी मन में कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। हिंदी विश्व के राष्ट्र में किसी भी संस्थान में सबसे प्रमुख स्थान होता है। भाषा मात्र एक विषय नहीं है और ये किसी क्षेत्र के संस्कार एवं तौर तरीकों को सिखाता है। हम इसे एक भाषा समझकर ही न रहे कि ये हमारी भाषा है। भाषा हमारा प्रतिबिंब है, ये एक आईने के समान है। ये भाषा का रूप देखकर ही, हमारी बोली को सुनकर ही लोग समझ जाते हैं कि ये भारतवासी है और भारतवासी होने का गर्व हमें है और हम सबों को रहेगा। हम गर्वान्वित हैं कि हम भारत जैसे देश में जन्म लिए और अपने हिंदी का महत्व सभी को देना है और आगे बढ़ाना है। आज हमारे जो विश्व में लोग कहीं भी चले जाएं, हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं। विश्व अंग्रेज भी चाहते हैं कि हम हिंदी सीखें और हिंदी पढ़ें। ऐसी बात नहीं है। व्याकरण और साहित्य भाषा के दो महत्वपूर्ण स्तंभ माने। भाषा एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है कि वो न हो तो हमें हमारी पहचान नहीं मिल पाती। हमारा भारत देश अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं, अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग राज्य में लोग रहते हैं, लेकिन बोलते हिंदी है। अपनी भाषा अपने राज्य में बोलते हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे सभी लोग आसानी से समझ जाते हैं। उसके प्रयोग से हम किसी को भी अपनी बात
इस तरह साहित्य और हिंदी में साहित्य हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य का 8वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ था। हिंदी साहित्य के विकास को आलोचक सुविधा के लिए 5 ऐतिहासिक चरणों में विभाजित कर देते हैं, जो कि जिस तरह जैसे आदिकाल, ये आदिकाल है, पहला आदिकाल है। इसकी शुरुआत 1400 ईसा पूर्व पहले हुई थी। आदिकाल ये जो है, ये हिंदी साहित्य आदिकाल को आलोचक 1400 ईसा पूर्व का काल माना गया है, जब हिंदी का उद्भव हो ही रहा था। पृथ्वीराज चौहान का उस समय दिल्ली में शासन था और चंद्रदाई नामक उसका एक दरबारी कवि हुआ करता था। चंद्रदाई की रचना पृथ्वीराज दासू ने की थी, जिसमें उन्होंने अपने मित्र पृथ्वीराज की जीवन गाथा कही थी। दूसरा है भक्तिकाल। इसकी शुरुआत 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रही। इसका काल चला था भक्तिकाल। ये काल जो है, एक है ये संत काव्य, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में भी जाना जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीर, नानक, दादू दयाल, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास आदि माने जाते हैं। इस काल के भक्ति काल के कवि का नाम था बहुत सारे कवि नाम हैं, दादूदास, रैदास, मलुकदास। मैंने ये बस एक है यहाँ, जैसे रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाथादास। ये 3 जो हैं, ये प्रमुख कवि रामाश्रय के माने जाते हैं। कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास और नंददास। रीतिकाल के भी कुछ प्रमुख इसी तरह के कवि हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसकी शुरुआत 1850 ईस्वी के पश्चात हुई। ईस्वी के ये पश्चात हुई थी। इसमें जो है रीतिकाल में मुख्य एक रीतिकाल का ही माना जाता है। रीति का अर्थ होता है बना बनाया रास्ता या बंधी बंधाई परिपाटी। इस काल को रीतिकाल कहा गया क्योंकि इस काल में अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस का वर्णन किया था। अलंकार का प्रयोग किया उन्होंने, छंद की बद्धता थी उसमें, आदि बंधे रास्ते की ही कविता थी। हालांकि घनानंद, गोधा ठाकुर, गोविंद सिंह जैसे रीति मुक्त कवियों ने अपनी रचना के विषय मुक्त रखे। इस काल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 भागों में बांटा।
रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था। इसे 3 भागों में बांट दिया गया था। केशव, बिहारी, भूषण और मतीराम आदि इस युग के प्रमुख रचनाकार रहे। उसके बाद है चौथा नंबर में है आधुनिक काल। इस काल का जो है 1980 ईस्वी के पश्चात शुरू हुई। पश्चात ये शुरू हुई थी। गद्य तथा पद्य में अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ, जहां काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग और यथार्थवादी युग, इन 4 नामों में अलग अलग भागों में बांट दिया गया। वहीं गद्य में इसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र युग व प्रेमचंद युग तथा अद्यतन युग का नाम दिया गया। डायरी, यात्रा, विवरण, आत्मकथा, रूपक, रेडियो, नाटक, पटकथा, लेखन, फिल्म, आलेख इत्यादि इसी काल में जन्मे। अभी काल रहा था कि इस आधुनिक काल को ही नव्योत्तर काल कहा जाता है। मेरा लक्ष्य साहित्य के इतिहास को बताना ही नहीं, परंतु किसी चीज के उद्गम एवं बदलाव से सभी को स्वभाव को जानना ही सबसे बड़ी बात। किस तरह से हम जान सकते हैं, किस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस काल को कितने विभागों में बांटा गया, कैसे बांटा गया, क्यों बांटा गया। और इस तरह से हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ अमूल्य मणियों को देखते हैं एवं जानते हैं कि इस यात्रा में किनका क्या योगदान रहा। हमारे राष्ट्र कवियों में से एक रामधारी सिंह दिनकर जी रस्ती रथी में लिखते हैं, थी सभा संग सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, तरजोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। क्यों ये बात बोले गए? ये रामधारी सिंह ने लिखा था रस्ती रथी किताब में। रस्ती रथी जब लिख रहे थे वो, तो इस बात को लिखकर क्यों सब कोई संग खड़े थे सभा में। उन्होंने ये लिखा कि क्यों सभा में सब कोई क्यों संग खड़े थे, चुपचाप क्यों खड़े थे। क्या ऐसी बात होती है कि सभा जब लगती है तो सबों को बोलने का अधिकार होता है, सभी लोग बोल सकते हैं, लेकिन चुप थे, बेहोश खड़े थे, केवल बस 2 नर वहां बोल रहे थे, एक धृतराष्ट्र विदुर और धृतराष्ट्र और विदुर, दोनों ही इसका सुख पाते थे क्योंकि वो देख नहीं पाते थे। वो अपने वहां राज्य के दुख सुख को देख नहीं पाते थे, जिससे एक सुनाते थे और एक सुनते थे, और उन दुख को वो महसूस केवल करते। इस गद्य में जो शक्ति का संचार है, भय और चिंता का वर्णन है, वो साफ झलकता है कि साथ ही विदुर की भक्ति और आत्मविश्वास भी साफ साफ बनी है। एक ही क्षण में ये सभी भावनाएं एक साथ पिरोने का काम शायद दिनकर जी ही कर सकते थे। उनमें ही इतनी ताकत थी कि ये दोनों को एक साथ इतनी बड़ी लंबी सोच के साथ, उनके पास इतनी सोच थी, चिंतन थी कि वो इस
नहीं भी काम आती है तो हम उस काम को लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, हमारे सहपाठी बहुत ही हमारा प्रोत्साहन है दे रहे हैं, मुझे लगता है ये काम बहुत आसान है और उस काम को हम आराम से आसानी से कर लेते हैं। इस गद्य में जो शक्ति इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार से अलंकृत मैथिली शरण गुप्त जी की कविता चारों चंद की चंचल किरणें की पंक्तियां देखते हैं। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तक, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीनों की नौकों से, मानो झील रहे हैं तरुबी मन पवन के झोंकों से। किसी भी कहानी या कविता के पात्र परिचय के भी पूर्व कवि या लेखक उस स्थान का परिचय देते हैं जहां उस कहानी के पत्ते खुलेंगे। गुप्त जी से बेहतर वर्णन शायद किसी स्थान का कोई नहीं कर सकता। हमारे देश में ऐसे ऐसे महान कवि, महान लेखक, महान गद्य लिखने वाले सारे जितने हमारे देश के ही सारे हैं। हमें गर्व होता है कि हमारे देश में कितने महान महान लोगों का जन्म हुआ था। एक समय की बात है, जैसे हमें याद आता है कि आज हिंदी को हम जितना प्रोत्साहित कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार अपनी सभा में हिंदी का भाषण दिया और वो भाषण सुनकर सभी लोग वाह वाह कर रहे थे। पहले एक समय था कि विदेशों में जाकर स्वामी विवेकानंद ने दिया था, तो उस चीज को उन्होंने एक ऐसी बात, छोटी सी बात कह दी जिसे सुनकर लोग वाह वाह कर रहे थे। उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया, अपनी सभा को प्रोत्साहित करते हुए हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कि हिंदी हमारी भाषा जो बोलते हैं हम, वो सबसे अच्छी भाषा, सबसे मधुर भाषा है। ये इतनी मधुर भाषा है कि हम कहीं भी चले जाएं, सारे लोगों को हम एकजुट कर सकते। इस भाषा में इतनी मधुरता है और इससे हमें कोई भी बुरी नजर से नहीं देख सकता। ये भाषा हमारा अपना जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मातृभाषा के रूप में भी हम लोग अपनाते हैं। हमें गर्व होता है कि हम अपनी मातृभाषा को अपने देश में रहकर इतना आगे बढ़ाएं कि सभी लोग सोचें और समझें कि ये हमारी मातृभाषा का महत्व क्या है। आज हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों को भी अंग्रेजी के लिए प्रोत्साहित करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है उस तरह हमें भी आगे बढ़ना है, सब कुछ के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन हम अपनी भाषा को ना छोड़ें, उस भाषा से हम तृप्त न हो जाए, ऐसा ना हो जाए, अलगाव ना हो जाए हमें। लेकिन हम अपने बच्चे को समझाते हैं, बच्चे को समझाने के लिए हम छोटे छोटे नाटक के द्वारा समझाएंगे, कहानी सुनाएंगे, हिंदी का महत्व समझाएंगे। जब हम ही उस चीज को भूल जाएंगे तो बच्चे को कैसे समझाएंगे? और बच्चे को अपने कक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और वहाँ रोचक बनाने के लिए हम बच्चों को सिखाने के लिए वर्णमाला के कुछ शब्द लेंगे, उनसे हम कुछ कहानियां लिखने के लिए बोलते हैं, हम बोर्ड पे लिखने के लिए बोलते हैं, कुछ कार्ड बनाएंगे और कार्ड बनाकर हम बच्चों को दिखाएंगे कि ये हमारा इस तरह से लिखा जाता है। किसी भी चीज को कहा जाता है कि हम बोलकर जितने अच्छे से प्रत्यक्ष रूप में दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं, लिखकर नहीं समझा पाते। लिखकर समझाते हैं, लेकिन जो याद हम भ्रमण करने जाते हैं कहीं भी, तो भ्रमण करते हैं तो हम अपने बच्चों को उस जगह के बारे में बताते हैं, तो वो बच्चा कभी भूल नहीं पाता कि हाँ हमने वहाँ घूमने गए थे तो ये मंदिर मैंने देखा था, ये मंदिर
केवल किताब की भाषा किताब में ही रह जाए तो ये हमारा हिंदी को मुक्त तो नहीं करना है। इसे बच्चों से एकदम बच्चों के रोचक बनाकर और इसे इंग्लिश पढ़ते हुए अंग्रेजी को भी साथ लेकर चलना है और इससे हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हर विकास में बच्चों का अपने देश का विकास करेंगे और हर कार्यालय आजकल देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी नरेंद्र मोदी भी बहुत सारे भाषण दे रहे हैं हिंदी में। उन्होंने भी कहा था कि हिंदी को प्रोत्साहित करना, हिंदी में भाषण देना है, अपने कार्यशाला में भी कार्य करना है। हिंदी को उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया कि हर जगह कार्यशाला वगैरह में कार्यालय वगैरह में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। और इस देश को जैसे हम लोग हमारे भारत इस हिंदी भाषा में बहुत सारी हम कहते हैं कि हिंदी भाषा का महत्व, हिंदी बोलने के लिए हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। हिंदी मौखिक क्या होती है? जब हम बोलकर समझाते हैं, किसी बच्चे को अपनी बातें बोलते हैं, समझाते हैं तो वो समझता है अच्छी तरह से। लिखकर समझाने की भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा होता है कि उसे हम संकेत के द्वारा समझाते हैं। इसमें संकेत इशारा भी कहा जाता है। किसी चीज को समझाने के लिए हम बच्चे को संकेत के द्वारा समझा सकते हैं आसानी से, जिसमें संकेत का प्रयोग मुख और बधिरों के लिए किया जाता है। ये ज्यादातर प्रयोग मुख और बधिरों के लिए किया जाता है। जो हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ कष्ट में पड़ जाते हैं और वो गलती से मुंह से वाणी नहीं बोल पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो उनको समझाने के लिए एक कला होनी चाहिए और वो कला है सांकेतिक कला। सांकेतिक के द्वारा हम आसानी से किसी भी विषय पर चर्चा बच्चों को समझा सकते हैं। जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए ये भाषा ज्यादातर प्रयोग की जाती है। हिंदी भाषा को राजभाषा भी कहा गया है, राष्ट्रभाषा भी कहा गया है। राजभाषा जो होती है वो हम प्रयोग करते हैं, अपने शब्दों को समझाते हैं, बोलते हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा जो है वो संवैधानिक होता है, संवैधानिक रूप में प्रयोग की जाती है। उसे प्रशासन के रूप में, जो प्रशासनिक रूप में प्रयोग करते हैं, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसका ये संवैधानिक शब्द है, इसका प्रयोग हम लोग ज्यादातर प्रशासन के रूप में किया जाता है। हम कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा। हिंदी इतनी सहज सरल भाषा है कि इसे हम समझाने के लिए किसी को बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। वो आसानी से लोग समझ लेते हैं, बोल भी लेते हैं। हम कहीं दूसरे राज्य में भी अगर जाते हैं तो यदि हिंदी भाषा हमें आती है तो हम आसानी से उस व्यक्ति से बातें कर लेते हैं और अपने समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन अगर इस भाषा से हम अनभिज्ञ रहते हैं तो फिर ये हमारे भारतवासी होने का दोष है। हम भारतवासी हैं, ये हमारी सबसे बड़ी, हमारे आत्मा को ये चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि हम हिंदी ना बोलें। हम इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है, अंग्रेजी भी सीखेंगे, हिंदी भी सीखेंगे। और अभी तो लोग कहते हैं कि हर भाषा को, जितनी भाषा हो उतनी भाषा को आप सीख सकते हैं, आपको आजादी है। ये भारत देश ही ऐसा देश है जहां हर तरह की आजादी है। आप बाहर देशों में जाकर देखो कितनी
परेशानियां हैं। आपको ये भाषा बोलना है, आपको ये काम करना है, नहीं। हमारा भारत देश एक ऐसा भारत देश है जहां हम हर भाषा के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर राज्य के लोग, हर राज्य में अपने अपने क्षेत्र में तरह तरह की भाषा बोलते हैं, लेकिन हम जब एक साथ होते हैं तो हम भारतवासी कहते हैं। और ये बहुत ही गौरव की बात है। हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं और इसका सम्मान करेंगे, और इसका सम्मान हमें करना चाहिए और अपने हिंदी के महत्व को कम होने नहीं देना चाहिए। हमेशा इसे बनाए रखना चाहिए। हिंदी भाषा का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई किसी को बंदिश नहीं। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि हमारे आईना के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसे हम आईना मान लें, ये हमारा आईना है। हम भारतवासियों का ये आईना है, प्रतिबिंब है। और हम सभी कहीं भी चले जाएं, गर्व से बोलते हैं कि हम भारतवासी हैं। और इस तरह से लोग भी अभी बाहर विदेशों में भी लोग हिंदी बोलने के लिए सीखना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि भारत की वाणी में इतनी मधुरता है, इतने महान महान लेखक वहाँ हैं, इतने महान महान गायिका है वहाँ कि वहाँ मधुरता टपकती है। जैसे कोयल की वाणी में मधुरता है, उसी तरह भारत की वाणी में भी, भारतवर्ष की वाणी में भी मधुरता है। हम सभी एकजुट होकर रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अलग अलग राज्य के रहने वाले, अलग अलग देश से आते हैं लोग, लेकिन हमारे भारत के वर्ष में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। वो आसानी से अपने भारतवर्ष को अपना लेते हैं और हम भी अपना लेते हैं। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। दूसरे देशों में लोग जब बाहर से जाते हैं तो उन्हें अनेक परेशानियों को झेलना पड़ता है। आज बहुत सारे देश हैं जो कि हिंदी को सीखने के लिए आगे आ रहे हैं कि हाँ, हमें भी सीखना है हिंदी। आप कैसे बोलते हो, इतनी मधुर वाणी आपकी कैसी है, जैसे कोयल की वाणी, इतने महान महान, जैसे महादेवी वर्मा को हम बोलते थे कि ये कोकिला है, और ये हमारे भारत देश की कोकिला के रूप में प्रत्यक्ष सामने है। और हमें अपना रूप दिखाकर चलेंगे। महादेवी वर्मा एक बहुत ही महान लेखिका भी थी। यहाँ हम जैसे हिंदी को समझाने के लिए हरिश्चंद्र नाटक भी अपना सकते हैं। नाटक के रूप में भी बच्चों को हम हिंदी के महत्व को समझाते हैं। और हर जगह हम देखते हैं कि छोटे छोटे नाटक, गाना, मधुर मधुर गाना बच्चों को सिखाना, कविताएं सिखाते हैं और अपने वाणी को मधुर बनाते हुए अपने देश को गर्व से हम बोलते हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंद के वासी हैं। जय हिंद, जय भारत। आप धन्यवाद सभी को। कुछ किसी को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई अगर भूल चूक हो गई हो तो माफ करें। किसी को कुछ पूछना है सर तो बोलिए, कुछ डाउट है तो बोलिए। सर टाइम और चाहिए, कुछ और बोलिए। of language Hindi, and everybody has to study. That is what we have understood. So it is a good class without any tension, without any problem, and has managed to give us